हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं हैं और उन सभी गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद है जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया है कि हम आज शिक्षा दे पा रहे हैं, इस फील्ड में अपना काम कर पा रहे हैं। तो सभी को एक बार फिर से तहे दिल से टीचर्स डे की शुभकामनाएं हैं। आज हम हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो आपके विभिन्न चरणों से होते हुए आपके उत्तराखंड पुलिस की जो भर्ती आई है, उत्तराखंड पुलिस में इन्होंने एक अच्छा रैंक हासिल करी है। दीपांशु प्रजापति 24वीं रैंक इनकी है। उत्तराखंड पुलिस दरोगा का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने ये रैंक हासिल की है। तो इनसे मैं आपका परिचय कराना चाह रहा हूँ और कुछ बातें इनसे ये बताने वाले हैं आप लोगों को, खासकर अपने परिवार के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में और अपने जो इनके अनुभव रहे हैं इस तैयारी के दौरान उनके बारे में। एक और परिचय है कि खासतौर पर हमारे पहाड़ों में होता यह है कि अधिकतर लोग तैयारी करने के लिए पहाड़ से मैदानों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा मामला उल्टा है, ये मैदान से पहाड़ की तरफ आए हैं क्योंकि मूल रूप से इनका परिवार टनकपुर का रहने वाला है और टनकपुर में ही ये पले बड़े हैं, शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है। तो केवल स्पेशली तैयारी करने के लिए रूम लेकर ये लोहाघाट आए हैं और हमारे साथ जो एसआई का हमने जो कोर्स चलाया था उसमें शामिल हुए थे। और भी कई स्टूडेंट हैं, एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि सबसे आपका परिचय करा दूं जो हमारे इस कोर्स से जुड़े थे और जिन्होंने इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करी है। तो उनमें से सबसे पहले, क्योंकि दीपांशु अभी यही है, फिर क्योंकि अब इनकी सिलेक्शन हो गया है तो अभी अपने घर को वापस लौट जाएंगे, तो इन्होंने एक उदाहरण भी पेश किया है पहाड़ के युवाओं के सामने की अगर आप पहाड़ में रह करके भी तैयारी करोगे तो आपके लिए सफलता हासिल हो सकती है। क्योंकि जगह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अपने जो प्रयास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितनी ईमानदारी से प्रयास कर सकते हो, क्योंकि दीपांशु एक्चुअल में सीआरपीएफ का जवान हुआ करता था और 2 साल की नौकरी करने के बाद केवल उत्तराखंड की नौकरी प्राप्त करने के लिए, अपने नौकरी को छोड़ करके अपना सपना पूरा करने के लिए इन्होंने ये बलिदान दिया था, त्याग दिया था। उसके बाद इन्होंने बड़ी सीरियसली ये पढ़ाई करी थी। शुरुआत में ही जब 2-3 महीने बाद मैंने टेस्ट लेने शुरू करे थे तो इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करना शुरू कर दिया था, बहुत सीरियसली। और उसी समय मैंने कह दिया था कि दीपांशु का सिलेक्शन इसमें अवश्य हो जाएगा और हो भी गया है। और एक अच्छी रैंक मिली है जो आपका सिविल या नागरिक पुलिस है, दरोगा उत्तराखंड पुलिस, उसमें इनको स्थान मिला हुआ है। तो मैं दीपांशु से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ये तैयारी के अनुभव जो हमारे दर्शक हैं, हमारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत हेल्प हो जाती है। क्योंकि 2-2 4-4 साल की तैयारी में डिप्रेशन भी होता है, राह नहीं सूझती है। तो उस समय जो अनुभव मन में आते हैं तो उसमें स्टूडेंट की स्थिति यह होती है कि ये सब चीजें हमारे साथ ही हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर मेहनत करने वाले के रास्ते में ऐसी कठिनाइयां आती हैं, तो ये इनके साथ भी आई होंगी। मैं चाहता हूं कि वो आपको शेयर करें ताकि आपको ये रियलाइज हो कि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है बल्कि इनके साथ भी हुआ था और इनमें इस तरीके से पार पाया जा सकता है। तो दीपांशु प्लीज आप शेयर करें अपने अनुभव कम शब्दों में ताकि सब लोगों तक ये पहुंच सके और वो तैयारी करने वाले लोगों को अपने तैयारी के दौरान धैर्य बनाए रखने में, कॉन्फिडेंस बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। दीपांशु। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं संजय सर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप सभी के सामने अपनी बात रख पा रहा हूँ, तो इस मंच को मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। और आज शिक्षक दिवस भी है, तो मेरी तरफ से सभी शिक्षक दिवस, सभी शिक्षकों को और मेरे गुरु संजय सर को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं सीधे मुख्य बिंदु पर बात करते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि आपको आगामी परीक्षा में मदद हो सके। मेरी बातों से अगर आपको थोड़ी सी भी सफलता मात्र मिल जाती है तो मेरा जीवन अपने आप में एक सफलता के रूप में प्रदर्शित होने लगेगा। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दीपांशु प्रजापति, मैं टनकपुर, जिला चंपावत, उत्तराखंड का निवासी हूँ। पहले मैं पैरामिलिट्री में था, सीआरपीएफ में। वहाँ से आगे पढ़ने वहाँ भी पढ़ता था मैं, लेकिन समय कम होता था, तो फिर मैंने एक निर्णय लिया जो अपने आप में काफ़ी कठिन था। फिर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो, और मेरे परिवार, मेरे दोस्तों ने भी मुझे सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो। तो मैंने एक निर्णय लेते हुए कि अभी दरोगा की तैयारी कर लेता हूँ, फिर आगे देखेंगे, और उत्तराखंड में ही नौकरी करना चाहता था। तो फिर मैं यहाँ, मेरे भैया थे एक, नवल भैया, उन्होंने मुझे बताया कि आप
संजय सर की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले ज्वाइन कर चुके थे। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर भैया ने भी कहा, मैंने कहा कि भैया ऑनलाइन मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं ऑफलाइन पढ़ता हूँ। तो ऑफलाइन आके मैंने बहुत ही धैर्य और डिसिप्लिन के साथ, निरंतरता के साथ सर ने मुझे वहाँ तक सपोर्ट किया जहाँ तक शायद कोई भी नहीं कर सकता था। सर ने पहले ही बता दिया था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मैं तैयारी करता गया अपना निरंतरता और धैर्य के साथ। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे परिवार वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे भैया ऋषभ और आकांक्षा। और मेरे परिवार, मेरा परिवार नहीं, मेरे और भी दोस्त, जैसे मेरी कोचिंग में सहपाठी आते थे, रेनू बोरा, पीयूष राय, शालिनी और सूरज कुमार टमटा, जिनका भी सिलेक्शन हुआ, उनको भी हार्दिक बधाइयाँ। और भी मेरे दोस्त टनकपुर के सूरज, जिनसे मैं संडे को मैथ्स पढ़ने आता था और अलग से। फिर मेरे सर विवेक सर, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे मैथ्स के डाउट हमेशा क्लियर करे। विवेक सर को भी मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। और फिर इस तरह धीरे धीरे एक मैं रास्ते पर बढ़ता गया, एक सही डायरेक्शन पे आगे बढ़ता गया। तो परिवार का मतलब सिर्फ परिवार नहीं है, बाकी मेरे और भी सभी क्लासमेट जो लोग मेरे से कभी बात नहीं करे, वो भी मेरा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। उन्होंने भी बहुत एक अनदेखा सहयोग जिसे कहते हैं, काफ़ी सहयोग मिला। मेरा सहयोग तो केवल लंच मात्र रहा इस पूरी सफलता में। तो परिवार सीमित नहीं है, परिवार काफ़ी बड़ा हो चुका था यहाँ लोहाघाट आके। फिर उसके बाद अगर मैं पढ़ाई की बात करता हूँ अपनी सीधे, तो पढ़ाई में सीधे स्ट्रेटजी मेरे को सर ने पहले ही बता दी थी कि मैथ रीजनिंग हिंदी मेरी थोड़ी ठीक थी। मैथ रीजनिंग हिंदी पहले से मैं, यहाँ सर ने मुझे फिर जीएस में बताया। काफ़ी ईमानदारी से मैं अपना हर एक चीज़ की तैयारी, हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु, मैंने, सर ने मुझे पहले ही बताया था कि इस पेपर में जो आपका समय है बहुत बहुमूल्य, बहुत कीमती होने वाला है। मैं बहुत घर में प्रैक्टिस सेट लगाने लगा जो सर के दिए हुए थे। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और वहाँ से क्या सीख सकता हूँ। अपनी गलती मैं लिख लिया करता था सर के कहने पर कि गलती लिख लेनी है। सर ने हर एक बिंदु, हर एक पहलू पर पहले ही बता दिया था मुझे कैसे, कब, कहाँ, क्या करना है और कितने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि इस पेपर बहुत लेंदी था अपने आप में, और लेंदी पेपरों में समय बहुत कीमती होता है, क्योंकि ये पेपर अधिकतर अभ्यर्थियों का छूट चुका था। और मैं इस चीज़ को पहले ही मॉक टेस्ट में, जो सर के थ्रू मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो मेरे को पवन भैया और मेरे सर विवेक सर, संजय सर, उन्होंने पहले ही मुझे अवेयर कर दिया था इस चीज़ के लिए। तो मैं बहुत ही ईमानदारी से घर पे ऑनलाइन फ़ोन, संजय सर की ऐप पर मैं उनको अप्लाई करने लगा और अपनी गलती नोट करके वहाँ से सीखने लगा। तो जब मैं धीरे धीरे स्टडी पॉइंट वगैरह में अपनी तैयारी करने लगा, स्ट्रेटेजी बनाई, मैं प्रोडक्टिव स्टडी करने लगा। बहुत कम टाइम था मेरे पास, 8 से 9 महीने में, लेकिन मैं निरंतरता रखी मैंने अपनी पढ़ाई में, धैर्य रखा और आगे तैयारी करता रहा। हर एक चीज़, हर एक बिंदु पर। एक समय ऐसा था अक्टूबर में कि जब मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो रात के 10 बजे से लेके मैं सुबह 6 बजे तक पढ़ता था। वो बहुत पीक टाइम था, मैं बहुत मेंटली भी प्रेशर में था, लेकिन मैं बैठे रहता था क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है। सर ने मेरी प्रायोरिटी माइंड में मेरे पहले ही क्लियर कर दी थी कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। हमेशा मैं अपनी स्ट्रेटेजी मैथ रीजनिंग हिंदी, विवेक सर ने मैथ रीजनिंग में, मोस्टली ये बता दो कि आपने कितने घंटे ऑन एवरेज पढ़ाई करी और क्या, किस तरीके से टाइम टेबल फॉलो करा अपने सब्जेक्टों को करने के लिए। मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी थी और हिंदी में क्या थी, ये आप बता दें थोड़ा, उससे थोड़ा। हिंदी में हाँ। सर के जो टेस्ट थे 20 नंबर के, उसमें मेरे स्कोर अच्छे आने लगे, ठीक आने लगे। तो वहाँ पे मेरे को बहुत मदद हुई हिंदी में। सर की सीरीज भी ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे पढ़ी है, वहाँ पे मेरे नंबर अच्छे आने लगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस आने लगा, मैं और पढ़ने लगा। हिंदी में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैथ रीजनिंग में विवेक सर ने भी टेस्ट लिए, वहाँ पे भी मेरा स्कोर अच्छा होने लगा। और रही बात मेरे पूरे डेली रूटीन की, तो मैं सुबह 7 बजे उठ जाता था। 7 बजे उठने के बाद मैं 1 घंटा कोचिंग से आने से पहले ही 7 बजे उठ के 9 बजे तक पढ़ता था। कोचिंग मेरी 10 से होती थी। कोचिंग का टाइम हटा के 10 से 2:30 बजे तक, कोचिंग का टाइम हटाने के बाद भी मैं 2:30 से लेके 5 बजे तक, थोड़ा फिर रेस्ट लेके 8 बजे से लेके 10 बजे तक अप्रोक्स, मैं कोचिंग का टाइम हटा के मैंने अपनी डायरी में, पर्सनल डायरी में लिखा भी है, 7 से 8 घंटे, 8 घंटे मिनिमम मैं पढ़ता ही था। वो मेरा प्रोडक्टिव स्टडी होता था। मैं बैठता करीब 10 घंटा ही था, लेकिन मेरा जो प्रॉपर प्रोडक्टिव स्टडी टाइम निकलता था वो मेरा 8 घंटे निकलता था। वो बहुत ईमानदारी से, बहुत धैर्य और बहुत डिसिप्लिन के साथ मैं पढ़ता था। उसमें मैं किसी भी तरह की कोई भी वीक पॉइंट नहीं रखता था, क्योंकि मुझे पता था
आर या पार इस बार मतलब, क्योंकि फिर ये दरोगा की नौकरी फिर बहुत टाइम बाद आने वाली थी, या फिर आगे जो भी रहेगा, फिर लेकिन दूसरा इनका ये भी था कि इन्होंने पीछे एक नौकरी छोड़ रखी थी और उसका भी दबाव था, क्योंकि एक कहावत है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पीछे के सारे पुल तोड़ करके आओ, क्योंकि आपके पास वापस जाने का विकल्प ना बचे। तो ये वही करके आए थे, तो इनके लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि कम समय में हुआ है। आप सभी लोग पढ़ने वाले जानते हैं कि एक साल पढ़ाई के दौरान कब निकल गया पता ही नहीं चलता। यहाँ तो फॉर्म भरने से लेकर के आपके एग्जाम होने में ही 1.5 1.5 2 2 साल लग जा रहे हैं उत्तराखंड में, और रिजल्ट आने में कुल मिलाकर के जो प्रोसेस है फॉर्म भर विज्ञप्ति निकलने से लेकर के एग्जाम होने तक की, उसी में 1.5 1.5 साल निकल जाता है। इनका केवल इन्होंने लगभग लगभग वो पूरा 8 या 9 महीने की तैयारी करी। उसके अलावा इनकी पहले से थोड़ा बहुत, आपको पता है कि पैरामिलिट्री वगैरह में तो ड्यूटी काफ़ी सख्त होती है, तो वहाँ आपके समय नहीं मिल पाता है था। तो यहाँ आकर के इन्होंने पूरा अपना जो प्रोडक्टिव स्टडी है वो अपना 8 8 9 9 10 10 घंटे करी है और लगातार करी है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप रेगुलर होते हो तो 1 साल की पढ़ाई आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो पूरा जीवन आपका परिवर्तित कर देती है। वही वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद पहली बार वो कैमरा पर है इसलिए थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो रहा है और बातों को बहुत आपका फ्रिक्वेंटली बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो आपका इनका अनुभव है जो इन्होंने बताया कि आपके 10 10 घंटे, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया कि आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि पढ़ाई कितनी प्रोडक्टिव है यानी कि उसमें से कितना निकल करके आ रहा है वो हमेशा टेस्ट से पता चलता है। अगर आप टेस्ट, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आप टेस्ट कोई भी ज्वाइन करें, आपको जिस भी का भी अच्छा लगता है, या आपको मार्केट में जो आप पत्रिकाएं खरीदते हो उनके पीछे जो टेस्ट आए रहते हैं, अन्य स्टेट के एग्जाम होते हैं, उनको भी सॉल्व करो। टेस्ट का मतलब हमेशा ये होता है कि अपने आप को आजमाना, और अगर आपके पास आजमाने के लिए आपके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी मिल रहा है तो आप आजमाइए, उसमें आपको हमेशा पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इन्होंने जहां तक अपनी बात में कहना चाहा कि हिंदी के जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बीच बीच में फिर 20 20 नंबर की सीरीज चलाते रहते हैं, ग्रामर हो गया तो 20 नंबर की ग्रामर या वो, तो उसमें क्या होता है कि हमें पता चलते रहता है कि इन्होंने जो आपके चैप्टर पढ़ लिए हैं उनको ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हम यूट्यूब पर भी डालते हैं। हम आप हिंदी वाली हमारी जो यूट्यूब है, हिंदी यूट्यूब जो हमारा चैनल है एसएस स्टडी, तो उसमें आप हिंदी वाले उसमें जा सकते हो, जो हमने लिस्ट बना रखी है तो उसमें आपको वो मिल जाएंगे। तो अलग अलग तरीके से हमने चलाए तो उनसे काफी मदद मिली। मैथ्स और रीजनिंग इन्होंने अपनी तैयारी में भी मैथ्स घर में कितना समय देते थे मैथ्स को? मैथ्स में सर अप्रोक्स 2.5 घंटे 2 घंटे डेली हाँ, मेरे जाते थे। वो उसके अलावा टेस्ट अलग है, टेस्ट एक सीरीज आध घंटा 1.5 घंटा रोज का टेस्ट, मतलब टाइम देख करके क्वेश्चन सॉल्व करना, वो अलग चीज है। क्योंकि उत्तराखंड में दरोगा के अलावा अन्य जगहों पर मैथ्स नहीं है। रीजनिंग तो 10 नंबर का हर जगह ही इन्होंने शामिल कर दिया है, लेकिन मैथ्स और जगहों पर नहीं आता है। तो अगर आप दरोगा की विशेषकर तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स में थोड़ा फोकस्ड रहे। 3 4 महीने आप मैथ्स को बढ़िया तरीके से सीखिए और 3 4 महीने टेस्ट सीरीज करिए उसकी, ये आपके लिए काफी किफायती हो सकता है। उसके अलावा आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग में भी आप यही स्ट्रेटजी अपनाएं। 2 महीने पहले रीजनिंग के सारे चैप्टरों को बना करके सीखिए, फिर 2 3 महीने उसकी अच्छे तरीके से आधा घंटा रोज 20 या 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की सीरीज को सॉल्व कीजिए। उसमें हर तरह के क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं, तो पीछे जितने भी चैप्टर बना रखे हैं वो एक बार आपके रिवाइज होते हैं हर दिन। तो उससे आपकी जो स्पीड होती है वो अच्छी हो जाती है, एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, और उसके अलावा आपको ये पता चलता है कि किस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक काम करेगी या कौन सा तरीका काम करेगा, वो आपके बहुत काम में आ सकता है। और जो जीएस है उसके लिए भी बता दें कि आपने किस तरीके से जीएस की पढ़ाई करी। मेरी जीएस थोड़ी डाउन ही थी, लेकिन जब मैं सर से मिला तो मैं जीएस में भी स्कोर अच्छा करने लगा। लेकिन टेस्ट में मेरा जीएस थोड़ा वीक ही था, लेकिन फिर भी मुझे सर ने बता दिया था पहले ही कि आप जीएस में भी ठीक कर रहे हो पहले से, और बेटर परफॉर्मेंस हो रही थी क्योंकि मैं निरंतरता दिखा रहा था पढ़ाई में, मैं एफर्ट डाल रहा था, मेरे सहपाठियों ने अच्छा सपोर्ट किया मेरे को। और जीएस में जहाँ तक मुझे लगता है पहले से मेरी जीएस बेटर हुई है यहाँ कोचिंग में आकर। और इस इंस्टीट्यूट, इस मैनेजमेंट में पूरा, अगर हर एक स्टाफ का मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है, क्योंकि पढ़ाई तो ज़रूरी है लेकिन एक सही डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, जो मुझे इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही मिला। शायद अगर मैं इंस्टीट्यूट में नहीं आता तो मुश्किल थी ये सफलता इतनी जल्दी मुकाम को पाना। और ये सफलता में योगदान मेरा बहुत कम है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। हर एक पहलू, हर एक तथ्य इसमें मैं बहुत ही पीछे हूँ, लेकिन मेरे साथ के जो लोग हैं अच्छे मुझे
कंपनी मिली, सर की कोचिंग हो चाहे फैमिली हो, तो बहुत सपोर्ट रहा हर चीज़ में आगे। इसी के साथ मैं जो आगामी परीक्षार्थी जो हैं उनके लिए एक पंक्ति लिख के लाया हूँ, याद है मुझे। वो एक साहित्य में दुष्यंत कुमार जी हैं, गजल विधा है उनकी। तो आगामी परीक्षार्थियों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, पढ़ते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उनकी ही पंक्ति आपके सामने कहना चाहता हूँ। पंक्ति इस प्रकार है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही मगर लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी, एक चिंगारी है दोस्तों, कहीं से ले आओ। बोलो आराम से बोलो। सर भूल गया। कोई बात नहीं। मतलब कहने का मतलब है एक एक चिंगारी, मोटिवेशन है। पूरी करता हूँ सुनना। हाँ, एक चिंगारी कहीं से ले आओ ए दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बात ही तो है। तो अब बाकी आप तैयारी करते रहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। बिल्कुल थैंक यू। सही बात कही इन्होंने। और जहाँ तक कोचिंग की बात करी है कि इनको कोचिंग में आके काफ़ी हेल्प मिली है, कोचिंग से हेल्प ही मिलती है, इतना ध्यान में रखिएगा। हमारा कभी मकसद नहीं होता है कि आपको कोचिंग की तरफ प्रेरित करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी है। कोचिंग एक मार्गदर्शन होता है, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे कम समय में करना था, तो कोचिंग में जो दोस्त मिले, जो मेरा ग्रुप मिला, स्टडी ग्रुप, या सर से जो हेल्प मिली, या हमारा जो स्टाफ है उससे टेस्ट सीरीज वगैरह में जो हेल्प मिली, उससे मुझे काफ़ी आपका फायदा हुआ। ये उनका कहने का मतलब है। देखो, जिन बच्चों के पास कोचिंग करने के लिए आपके साधन नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो पिछड़ जाएंगे, थोड़ा उनको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। आप 8 से 10 घंटे की तैयारी अपने घर में बैठ करके करिए, किसी कोचिंग को ज्वाइन करे बगैर, और डिसिप्लिन तरीके से करिए, सीरियल से करिए, क्रमांक बनाइए, हर चैप्टर को क्रम से पढ़िए। ये नहीं कि आज वो पढ़ दिया फिर अगले दिन कुछ और पढ़ा, उसे भूल गए। जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं स्टूडेंट, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो सीरियल से प्रत्येक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को जो आपके सिलेबस में दिए होते हैं उनको टिक करते हुए पढ़ें, और जो पढ़ दिया है उसे अगले दिन रिवीजन करें, फिर नया पढ़ें, फिर अगले दिन दोनों को रिवीजन करें, तीसरा नया पढ़ें, फिर अगले दिन तीनों को रिवीजन करें, चौथा नया पढ़ें। इस तरीके से हर एक चैप्टर कई बार रिवाइज भी होते रहता है। टाइम इसी में सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आपने पढ़ रखा है उससे ज्यादा मेन रोल होता है कि उसको आपने कितनी बार पढ़ रखा है, क्योंकि एक बार आप बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं और एक बार में याद रख पाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। इसीलिए चीजों को बार बार पढ़ें, सिलेबस को बार बार देखें, सिलेबस के टॉपिकों को क्लियर करें, और जो भी कोचिंग नहीं कर पाता है वो सिलेबस को टिक करते हुए उसके लिए साधन जोड़ें। कम से कम अपनी जो किताब वगैरह हैं, किताबें खरीद लें। साधारण जो जीएस की आपकी कॉम्पैक्ट बुक आती है, एनसीईआरटी के जो कलेक्शन आते हैं उनको पढ़ें। उसके अलावा मैथ्स या रीजनिंग की आपका किरण वगैरह का प्रैक्टिस सेट आता है, उस सेट को लगाएं। और उसके अलावा हिंदी है, हिंदी में आपको पता है कि जो लूसेंट वाली बुक है उससे आपका ग्रामर वाला और शब्दकोश वाला पोर्शन हो जाता है। आजकल उत्तराखंड पूछ रहा है, तो उत्तराखंड की भी आपके भाषा और बोली से संबंधित पुस्तकें बाजार में उपलब्ध है। एक कोई भी ऑथेंटिक पुस्तक खरीद लें और एक ही पुस्तक को बार बार कई बार पढ़ें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपने इस तरीके से करा तो आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरी चीज यह है कि जिन लोगों के पास साधन है, कोचिंग कर रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि आप जिस कोचिंग में हैं वहां उन्हें सही तरीके से आपके मार्गदर्शन मिल पा रहा है, या उनका जो स्टडी ग्रुप है, क्योंकि कोचिंग में टीचर ही महत्वपूर्ण नहीं होता, जिनके साथ आप बैठते हो वो ग्रुप कितना फॉरवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप एक 10 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनमें से 8 बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो 2 को वो अपने आप ही खींच ले जाते हैं, वो 10 को बहा ले जाएंगे। और अगर 8 अगर बहुत निम्न स्तर के हैं पढ़ाई के मामले में, तो जो 2 पढ़ाई के स्तर अच्छे स्तर के हैं, तो वो भी उनका अपना कंपेयर उनसे करने लग जाते हैं, तो उनका स्तर भी घट जाता है। क्योंकि अगर आप 100 मीटर 8 सेकंड में 10 सेकंड में पूरा करने वाले से दौड़ोगे, तो आपको भी क्या होगा कि आप अपने आप को कमतर आंकोगे और ज्यादा प्रयास करोगे। अगर आप 12 सेकंड में पूरा करने वाले के साथ दौड़ोगे, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं फर्स्ट तो निकल ही जा रहा हूं। तो वहां पर क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा की जो भावना होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। इसीलिए आपके लिए जो स्टडी ग्रुप होता है या जो आपका क्लासरूम होता है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि वहां पर पढ़ने वाले लोग कैसे हैं आपके साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब बातों को
ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करिएगा। और कोई ऐसा वो नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं होती, बिना कोचिंग के आईएएस भी निकल रहे हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम है जो समूह ग का 1 डे एग्जाम होता है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आपके हर साल आईएएस की परीक्षा पास करते हैं बिना किसी कोचिंग के, केवल अपनी एक शानदार स्ट्रेटर्जी और उस स्ट्रेटर्जी में अपनी मेहनत डाल करके, पूरा एफर्ट डाल करके। क्योंकि हमारे लिए सफलता इस बात से नहीं होती है कि कितनी बड़ी पोस्ट मिली, हमारे लिए सफलता इस बात से होती है कि जो लड़ाई आप लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप पार पा गए। क्योंकि इनकी लड़ाई उत्तराखंड पुलिस दरोगा की परीक्षा को पास करने को लेकर के थी, तो इन्होंने वो पार पा ली। तो हमारे लिए यही एक सफलता की कहानी है। और इस सफलता की कहानी में दीपांशु का जो आपका एक स्टैंड था कि वो किस तरीके से इसमें आगे बढ़े, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। कि बहुत सारे लोग नौकरी का करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा तो है नहीं कि हर कोई नौकरी छोड़ करके आ जाए, तैयारी करे, घर भी चलाना होता है। क्योंकि इनका घर से अच्छा सपोर्ट था, इनके भाई ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा इन्हें और कदम कदम पर, इसीलिए ये ऐसा कर पाए। अन्यथा बहुत सारे लोगों के लिए ये मुश्किल है। लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप नौकरी में रह करके भी टाइम बेटाइम निकाल करके, आजकल तो आपको पता है इंटरनेट में भी आपके पास इतने साधन हैं, उनका यूटिलाइज करके अपनी स्टडी को रेगुलर रख करके, अपनी स्टडी में अपना झोंक करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दीपांशु को एक बार और बहुत बहुत बधाई है। इसके अलावा उन लोगों को भी बधाई है जिन लोगों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल करी है। जिन लोगों को सफलता हासिल नहीं हो पाई है, वो उनके मन में निराशा जरूर आई होगी। और निराशा आती है, स्वाभाविक है, जब भी आप असफल होते हैं तो आपको बहुत दुख होता है। लेकिन इस दुख से पार पाने की एक ही तरीका है कि आप और मेहनत करें और अगली बार अपना रिजल्ट ला करके दिखाएं। क्योंकि बहुत लंबा विलाप करने से हम अपनी सेहत तो खराब कर ही लेते हैं, अपनी पुरानी जो बड़ी बची करी हुई पढ़ाई है उसको भी हम लोग नष्ट कर देते हैं। तो आप लोग अगर आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको चाहिए कि नौकरी करनी है, सरकारी ही करनी है, तो आपने जितनी पढ़ाई करी है अब उसमें आप विलाप ना करें कि जो नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो सकता है कि अच्छे के लिए नहीं हुआ हो और आगे जाकर के इससे भी अच्छी पोस्ट, आप दरोगा नहीं बन पाए, हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए डीएसपी लिखा हो और आप वहां जाएं, पीसीएस लिखा हो, कुछ और लिखा हो। लेकिन आप मेहनत करेंगे तभी वो लिखा हुआ सफल हो पाएगा, तभी वो पंक्ति सच हो पाएगी जो लिखी गई आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन में। तो आप मेहनत करते रहें और मेहनत ही सफलता का सूत्र है। जैसा इन्होंने बता दिया कि मेरी मेहनत वही 8 से 10 घंटे की थी, धैर्य था मेरे अंदर, डिसिप्लिन था और मैं लगातार पढ़ाई की बात कर रहा था। पढ़ने के अलावा भी अपने ग्रुप में डिस्कशन कर रहा था। ये बहुत पॉजिटिव आपकी थिंकिंग है कि आप ग्रुप में लगातार एक्टिव रहते हैं, उनके साथ पढ़ाई की बातें करते हैं, जो नहीं आता है उसे पूछते हैं, जहाँ डाउट हो उन्हें क्लियर करते हैं। क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ जरूर जानता है। तो इसमें होता है कि 4 लोग आप बैठे हो, जो आपको पता नहीं, हो सकता है उन तीनों में से किसी एक को पता हो, तो वो आपका क्लियर करा देगा। तो इससे आपको काफी हेल्प हो जाती है। क्योंकि पढ़ने के लिए केवल पढ़ाई जरूरी नहीं होती, पढ़ाई के साथ उसका माहौल भी बहुत जरूरी होता है। और माहौल का मतलब यही होता है कि आप किस परिवेश में रह रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या रिएक्ट कर रहे हो, कैसे आप अपना समय व्यतीत कर रहे हो। क्योंकि इसने दीपांशु ने जो अपना अधिकतम समय व्यतीत करा इन 8-9 महीनों में, वो केवल किताबों के साथ, पढ़ने वाले लोगों के साथ, क्लास में और इन्हीं सब चीजों में करा। तो कम समय में इसे अच्छी सफलता मिल गई। और सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। और अभी से अच्छी मेहनत करें और सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद।